15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब हिंदुस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़कर दुनिया से कहा था, अब भारत अपने फैसले खुद करेगा, अपनी सीमाओं की रक्षा खुद करेगा और अपने भविष्य की दिशा भी खुद तय करेगा। लेकिन आज़ादी के 79 साल बाद भारत की आज़ादी की कहानी में एक और बड़ा अध्याय जुड़ रहा है और वो अध्याय है वर्दी में नारी शक्ति का। एक वक्त था जब सेना में महिलाओं की भूमिका का मतलब मुख्य रूप से मेडिकल और नर्सिंग सेवाओं तक सीमित माना जाता था, लेकिन वक्त बदला, सोच बदली, नीतियां बदली और भारतीय सेनाओं की तस्वीर भी बदल गई। आज भारतीय सेना में महिला अधिकारी सीमा पर कमान संभाल रही हैं। आर्मी एविएशन में महिला पायलट हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं। भारतीय वायुसेना में महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं। राफेल की कॉकपिट तक पहुंच चुकी हैं। भारतीय नौसेना में महिलाएं युद्ध पोतों पर तैनात हैं। नेवल एविएशन में फाइटर स्ट्रीम तक पहुंच चुकी हैं और समुद्र की उन लहरों को भी चुनौती दे चुकी हैं जहां कई बार इंसान की हिम्मत भी जवाब दे जाती। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक उपलब्धियां हैं या फिर भारतीय सेनाओं में महिलाओं की भूमिका वास्तव में बदल चुकी है? क्या महिला अधिकारी अब सिर्फ महिला शक्ति का चेहरा है या फिर वो भारत की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का हिस्सा बन चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सेना में कभी महिलाओं के लिए दरवाजे सीमित थे, वो सेना आज महिलाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी तक कैसे लेकर आई? आज के स्पेशल शो में हम बताएंगे वो पूरी कहानी, मेडिकल कॉर्प्स से लेकर फाइटर जेट तक, शॉर्ट सर्विस कमीशन से लेकर परमानेंट कमीशन तक, एनडीए की पहली महिला कैडेट से लेकर तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान और ऑपरेशनल जिम्मेदारियों तक। ये कहानी है उस भारत की जहां अब देश की बेटियां सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक को राखी नहीं बांधती, खुद वर्दी पहनकर सीमा की हिफाजत करने निकल रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं का से कहानी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। आज जब हम फाइटर जेट की कॉकपिट में महिला पायलट को देखते हैं, जब युद्धपोत के डेक पर महिला अधिकारी दिखाई देती हैं, तो शायद ही कोई सोचता है ये सफर यहां तक पहुंचने में कई दशक लगा चुका है। आजादी के बाद महिलाओं की सैन्य भागीदारी का शुरुआती बड़ा आधार मेडिकल सेवाएं थीं। 1958 में पहली बार महिला डॉक्टरों को आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में पुरुषों के समान शर्तों पर रेगुलर कमीशन दिया गया और फिर आया साल 1992। ये साल भारतीय सैन्य इतिहास में महिलाओं के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारतीय सेना ने वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के जरिए महिलाओं के लिए ऑफिसर लेवल एंट्री शुरू की और इसी दौर में भारतीय नौसेना ने भी महिलाओं को ऑफिसर कैडर में शामिल करना शुरू किया और भारतीय वायुसेना ने महिलाओं को फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए अवसर दिए। यानी 1992 ने उस दरवाजे को खोला जो आने वाले दशकों में लगातार बड़ा होता गया। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि सेना सिर्फ नौकरी नहीं है। यहाँ सवाल होता है कठोर ट्रेनिंग का, दुर्गम इलाकों में पोस्टिंग का, ऑपरेशनल रिस्क का, लंबे समय तक परिवार से दूर रहने का और सबसे बढ़कर युद्ध की स्थिति में निर्णय लेने का। इसलिए महिलाओं की सैन्य भागीदारी सिर्फ भर्ती का सवाल नहीं है, ये पूरी सैन्य व्यवस्था के बदलने का सवाल था। किसी अधिकारी के लिए परमानेंट कमीशन आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ नौकरी की लंबी अवधि? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमानेंट कमीशन का मतलब है सेना में लंबा और स्थायी सैन्य करियर, वरिष्ठ रैंकों तक पहुंचने का अवसर, प्रमोशन की राह और सबसे अहम, कमांड की जिम्मेदारी संभालने का रास्ता। और यही वो मोड़ है जहां भारतीय सेना में महिलाओं की कहानी सिर्फ भागीदारी से निकलकर नेतृत्व की कहानी बन जाती है। भारतीय सेना में महिलाओं को आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी डेंटल कॉर्प्स और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अलावा 12 आर्म्ड एंड सर्विसेज में परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। साथ ही महिला अधिकारियों को कर्नल यानी कि सेलेक्ट ग्रेड के लिए प्रमोशन और कमांड अपॉइंटमेंट्स का रास्ता भी खोला गया है। यानी अब सवाल ये नहीं है कि महिला सेना में आ सकती हैं या नहीं, सवाल बदल चुका है, महिला सेना में कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। और इस सवाल का जवाब भारतीय सेना की बदलती तस्वीर अब खुद दे रही है। पहला बड़ा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर का। 1 अगस्त 2024 भारतीय सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्मी का पद संभाला और इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। इससे पहले वो एयर मार्शल के रैंक तक पहुंचकर डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस का पद संभालने वाली भी पहली महिला अधिकारी बनी थी।
1985 में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से निकलकर सैन्य सेवा में आई साधना सक्सेना नायर की कहानी बताती है कि वर्दी में शुरुआत चाहे किसी भी स्तर से हो, काबिलियत रास्ता बनाती है। सीबीआरएन वारफेयर की ट्रेनिंग, मिलिट्री मेडिकल एथिक्स की ट्रेनिंग, वेस्टर्न एयर कमांड और ट्रेनिंग कमांड की प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर और फिर सेना की मेडिकल सर्विसेज की सर्वोच्च जिम्मेदारियों में से एक तक पहुंचना। हालांकि सितंबर 2025 में वो 4 दशक से ज्यादा की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनका रिकॉर्ड आज भी भारतीय सैन्य इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। अब बात उस ऊंचाई की जहां सांस लेना भी चुनौती है। नाम है कर्नल पोनुंग डोमिंग, भारतीय सेना के इंजीनियरिंग ऑफिसर और दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर टास्क फोर्स में नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। ये टास्क फोर्स 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उत्तरी क्षेत्र में तैनात है। अब सोचिए, जहां ऑक्सीजन कम, तापमान बेहद नीचे, इलाका दुर्गम और हर कदम चुनौती, वहां एक महिला अधिकारी सिर्फ मौजूद नहीं थी, वो नेतृत्व कर रही थी। कर्नल पोनुंग डोमिंग ने अपने 2 दशक से ज्यादा लंबे सैन्य करियर में कई चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट संभाले और इंजीनियरिंग ऑफिसर के रूप में अग्रिम मोर्चे पर काम किया है। और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण की कहानी नहीं, ये सैन्य क्षमता की कहानी। एक समय था जब महिलाओं के लिए सेना में प्रवेश के रास्ते सीमित थे। आज महिलाएं परमानेंट कमीशन पा रही हैं, कर्नल के स्तर तक पहुंच रही हैं, यूनिट्स की कमांड संभाल रही हैं और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व में अपनी जगह बना रही हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 119 महिला अधिकारियों को आर्मी यूनिट की कमांड की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है। अब महिला सिर्फ सेना का हिस्सा नहीं, सेना के फैसले का हिस्सा है। सिर्फ वर्दी नहीं, वर्दी की जिम्मेदारी है। सिर्फ सलामी नहीं, सलामी लेने वाली कमान भी है। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। जिस सेना में कभी पूछा जाता था महिला क्या कर सकती है, आज वही सेना जवाब दे रही है, जो काबिल है वो कमान संभाल सकती है। यही है नई भारतीय सेना, नई नारी शक्ति और नए भारत की नई सैन्य तस्वीर। अगर आप भारतीय सेनाओं में महिलाओं के भविष्य को देखना चाहते हैं तो सिर्फ आज की तस्वीर मत देखिए, एनडीए की परेड देखिए, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी सिर्फ एक सैन्य प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। ये वो जगह है जहां भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के भविष्य के सैन्य नेतृत्व को तैयार किया जाता है। और दशकों तक इस तस्वीर में सिर्फ पुरुष कैडेट्स नजर आते थे, लेकिन फिर इतिहास बदला। 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिलाओं के लिए एनडीए के दरवाजे खुले और अगस्त 2022 में पहली बार महिला कैडेट्स ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश किया। यानी जिस एकेडमी में कभी बेटियों की कल्पना तक नहीं की गई थी, वहीं बेटियों ने कदम रखा और कदम सिर्फ परेड ग्राउंड तक नहीं गया, तीनों सेनाओं की कमान की तरफ बढ़ा। पहले ऐतिहासिक बैच 2022 में एनडीए के 148वें कोर्स में शामिल हुई 17 महिला कैडेट। इन बेटियों ने पुरुष कैडेट्स के साथ वही कठोर सैन्य प्रशिक्षण लिया, वही अकादमिक प्रशिक्षण, वही शारीरिक कसौटियां, वही अनुशासन और वही सैन्य जीवन। मई 2025 में इन 17 महिला कैडेट्स ने एनडीए से पास आउट किया, लेकिन उनकी असली मंजिल अभी बाकी थी। एनडीए के बाद उन्हें उनकी सर्विस एकेडमीज में भेजा गया और फिर आया 13 जून 2026, भारतीय सैन्य इतिहास का वो दिन जब एनडीए से ट्रेनिंग लेकर निकली पहली महिला कैडेट डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स के तौर पर कमीशन हुई। 9 आर्मी में, 5 एयरफोर्स में, 3 नेवी में, 17 बेटियां, 3 सेनाएं, 1 तिरंगा। आर्मी की 9 महिला अधिकारियों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में कमीशन मिला। एयरफोर्स की 5 महिला अधिकारियों ने एयरफोर्स एकेडमी दुंडीगल हासिल किया और नेवी की 3 महिला अधिकारियों ने इंडियन नेवल एकेडमी से अपनी सैन्य यात्रा आगे बढ़ाई। लेकिन इसे सिर्फ 17 लड़कियों की सफलता मत समझिए, क्योंकि इन 17 की तस्वीर के पीछे हजारों लड़कियों का भविष्य छिपा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2026 की शुरुआत तक कुल 158 महिला कैडेट एनडीए में प्रवेश ले चुकी थी। और ये संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 में आर्मी ने महिला कैडेट्स के लिए एनुअल इनटेक को 80 से बढ़ाकर 144 वैकेंसीज कर दिया था, यानी 80% की सीधी बढ़ोतरी। 2025 में ही 17 महिला कैडेट मई में और 15 नवंबर में एनडीए से ग्रेजुएट हुए। अब तस्वीर बदल चुकी है। एक समय था जब लड़की से पूछा जाता था, तुम सेना में क्यों जाना चाहती हो? आज सवाल बदल चुका है, तुम सेना में कितनी दूर तक जाना चाहती हो? क्योंकि एनडीए का दरवाजा खुलने का मतलब
सिर्फ एडमिशन नहीं है, इसका मतलब है महिलाओं के सैन्य नेतृत्व की शुरुआती सीढ़ी खुलना। आज जो लड़की एनडीए के मैदान में कदम रख रही है, कल वही फाइटर पायलट हो सकती है, युद्धपोत की अधिकारी हो सकती है, सीमा पर कमान संभाल सकती है और आने वाले वक्त में भारतीय सैन्य नेतृत्व की सर्वोच्च कतार में खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि एनडीए में महिला कैडेट्स की एंट्री सिर्फ एक भर्ती नीति नहीं, भारतीय सेनाओं की बदलती सोच का सबसे बड़ा प्रतीक है। क्योंकि अब देश की रक्षा का सपना सिर्फ बेटों का नहीं है, बेटियों ने भी उस सपने पर अपना नाम लिख दिया है। और 13 जून 2026 को उन 17 बेटियों ने साबित कर दिया, एनडीए का मैदान बदल चुका है, भारतीय सेना की तस्वीर बदल चुकी है और आने वाले कल की कमान बेटियों के हाथ में भी होगी। अब बात उस आसमान की जहां कभी महिला पायलट की कल्पना भी बड़ी खबर हुआ करती थी। आज वही महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं। भारतीय वायुसेना ने 2015 में महिलाओं को कॉम्बैट रोल्स में शामिल करने की एक्सपेरिमेंटल शुरुआत की और 2022 में इसे परमानेंट स्कीम बना दिया गया। यानी फाइटर और दूसरे कॉम्बैट स्ट्रीम्स में महिलाओं के लिए रास्ता संस्थागत रूप से खुल गया। अब नाम सुनिए, भावना कंठ वो पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बने जिन्होंने डे टाइम कॉम्बैट मिशंस अंडरटेक करने के लिए क्वालिफिकेशन हासिल की। रिपब्लिक डे परेड में फाइटर पायलट के तौर पर शामिल होकर उन्होंने एक नई तस्वीर बनाई। फिर आया अवनी चतुर्वेदी का नाम, Su-30 MKI फाइटर पायलट और विदेशी धरती पर एरियल वॉर गेम में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट। जापान के साथ एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में उनकी भागीदारी ने यह साबित किया कि महिला फाइटर पायलट सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। फिर शिवांगी सिंह, भारत की पहली महिला राफेल पायलट, यानी जिस एयरक्राफ्ट को भारत की आधुनिक एयर पावर का सिंबल माना जाता है, उसकी कॉकपिट में भी भारतीय नारी शक्ति पहुंच चुकी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीम में जाने वाली पहली महिला पायलट बने। ये उपलब्धि खास इसलिए है क्योंकि फाइटर एविएशन में सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाना ही चुनौती नहीं है, कैरियर ऑपरेशन, हाई स्पीड मैनोइवर्स, वेपन सिस्टम, मिशन प्लानिंग और एक्सट्रीम ऑपरेशनल प्रेशर, इन सब का सामना करना पड़ता है। यानी अब भारतीय आसमान में महिला सिर्फ पैसेंजर नहीं, पायलट भी है और फाइटर पायलट भी। भारत सिर्फ लैंड पावर नहीं है, भारत एक मैरीटाइम नेशन है। हिंद महासागर में भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन बेहद महत्वपूर्ण है और इसी समुद्री शक्ति में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ी है। भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति अब वॉरशिप्स के अफलोट अपॉइंटमेंट्स तक पहुंच चुकी हैं। महिलाएं पायलट बन रही हैं, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स के तौर पर काम कर रही हैं और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी कि आरपीएस स्ट्रीम में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। नौसेना ने ऑफिसर्स और अग्निवीरों के लिए लगभग सभी ब्रांचेस और स्पेशलाइजेशन महिलाओं के लिए खोली है, सब मरीन्स को छोड़कर। और फिर आया एक ऐतिहासिक क्षण, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर को वॉरशिप पर नियुक्त किया। सवाल ये नहीं कि वो जहाज पर मौजूद थी, सवाल ये है कि जहाज की कमान किसके हाथ में थी, और जवाब है एक महिला अधिकारी के हाथ में। अब मिलिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए से। इन दोनों महिला अधिकारियों ने INSV तारिणी पर दुनिया की परिक्रमा पूरी की। करीब 25,600 नॉटिकल माइल, 238 दिन और डबल हैंडेड मोड में भारत से इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी जोड़ी। ये सिर्फ एडवेंचर नहीं था, ये नेविगेशन, वेदर, इंड्योरेंस, लॉजिस्टिक्स और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा थी। और 2026 में इस कहानी ने एक और बड़ी छलांग लगाई। पहली बार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला अधिकारियों ने मिलकर दुनिया की परिक्रमा की। IASV त्रिवेणी पर 9 महिला अधिकारियों ने 314 दिनों में करीब 25,500 नॉटिकल माइल, 4 महासागरों के रास्ते दुनिया का चक्कर पूरा किया। इस यात्रा में इक्वेटर को 2 बार पार किया गया, इंटरनेशनल डेट लाइन पार की गई और केप ल्यूइन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप जैसे 3 ग्रेट केप्स को राउंड किया गया। ड्रेक पैसेज और केप हॉर्न पार करने के बाद क्रू को प्रेस्टीजियस केप ऑनर्स फ्रेटर्निटी में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ। और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह सिर्फ महिलाओं की उपलब्धि नहीं थी,
ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ज्वाइंटनेस की भी मिसाल थी। तीनों सेनाओं की महिलाएं, एक जहाज, एक मिशन, एक लक्ष्य। यानी वर्दी अलग हो सकती है, सर्विस अलग हो सकती है, लेकिन तिरंगा एक है। आसमान की बात हो गई, समुद्र की बात हो गई, अब जमीन की बात। भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। 2019 में महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में अदर रैंक्स के रूप में शामिल करने का रास्ता खोला गया। इसके तहत लगभग 1700 महिलाओं को फेज्ड मैनर में इंडक्ट करने का लक्ष्य रखा गया था और आर्मी एविएशन में भी महिलाओं के लिए रास्ते खुले। कैप्टन हंसजा शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बने। रिपब्लिक डे 2026 पर उन्होंने 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया। यानी अब महिला अधिकारी सिर्फ हेडक्वार्टर्स पे फाइल नहीं संभाल रही, वो हेलीकॉप्टर की कॉकपिट में है, बॉर्डर टास्क फोर्स की कमांड में है और ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जिम्मेदारी निभा रही हैं। एक और बड़ा बदलाव, ऑफिसर कैडर से आगे बढ़कर महिलाओं की एंट्री अब जवानों के स्तर पर भी बढ़ रही है। भारतीय नौसेना में अग्निवीर स्कीम के तहत महिलाओं की भर्ती हुई है। 2025 में INS चिल्का से पास आउट हुए 2/24 बैच में 402 वुमन अग्निवीर शामिल थीं। अगस्त 2025 में 1/25 बैच के पासिंग आउट में 309 वुमन अग्निवीर थीं और जनवरी 2026 में 2/25 बैच में 113 महिला अग्निवीरों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। भारतीय वायुसेना में भी अग्निवीर वायु वुमेन की एंट्री दिसंबर 2023 से शुरू हुई। यानी महिलाओं की भागीदारी सिर्फ ऑफिसर रैंक तक सीमित नहीं रही। नई भर्ती व्यवस्था के जरिए सैनिक स्तर पर भी महिलाओं की मौजूदगी बढ़ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये सारी उपलब्धियां सिर्फ परेड और सेरेमनी तक सीमित है? नहीं, महिला अधिकारियों की असली परीक्षा होती है ऑपरेशन में। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि महिला पायलट और अन्य फीमेल सोल्जर्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी महिलाओं की सैन्य भूमिका अब सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का विषय नहीं है, ऑपरेशनल कंट्रीब्यूशन का विषय भी है। लेकिन जहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, भारतीय सेनाओं में महिलाओं को हर कॉम्बैट रोल में समान रूप से नहीं लगाया गया। तीनों सर्विसेज में रोल्स, ब्रांचेस और डिप्लॉयमेंट पॉलिसीज अलग अलग हैं। लेकिन जिस दिशा में बदलाव हुआ है वो साफ है, प्रतिबंधों की सूची छोटी हो रही है, अफसरों की सूची बड़ी हो रही है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा बदलाव है। दोस्तों, 15 अगस्त हमें सिर्फ आज़ादी की तारीख याद नहीं दिलाता, बल्कि ये भी बताता है कि आज़ादी का मतलब बराबरी का अधिकार और जिम्मेदारी भी है। जिस वर्दी में कभी महिलाओं की भूमिका सीमित समझी जाती थी, आज उसी वर्दी में बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, युद्ध पोतों पर तैनात हैं और ऑपरेशनल जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। एनडीए में महिला कैडेट्स की एंट्री से लेकर परमानेंट कमीशन और कमांड भूमिकाओं तक ये बदलाव सिर्फ तस्वीर नहीं, सोच का परिवर्तन है। अब नारी शक्ति सीमा की दर्शक नहीं, देश की सुरक्षा की सक्रिय प्रहरी हैं। ये नया भारत है जहां बेटियां सिर्फ राखी बांधने ही नहीं, सरहद बचाने भी निकलती हैं। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी किसी और कहानी, किसी और किस्से के साथ। नमस्कार, जय हिंद।